नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र चौधरी आप सभी का एरिया इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। आज अपना नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं आज एनिमल हस्बेंड्री का, वो है लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। जो आपका जो सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक है वो यही है, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट है उसको अपन मोटे मोटे 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। इसमें पहला है आपका पशु आहार प्रबंधन। एनिमल फीडिंग मैनेजमेंट। शॉर्ट में लिख लेता हूँ मैनेजमेंट को। दूसरा आपका पशु आवास प्रबंधन। एनिमल हाउसिंग मैनेजमेंट। फिर आ गया था आपका पशु प्रजनन प्रबंधन। एनिमल ब्रीडिंग मैनेजमेंट। अगली ब्रांच आती है आपकी पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट। और फिर लास्ट है आपका सामान्य प्रबंधन, जनरल मैनेजमेंट। तो मोटे मोटे जो पशु प्रबंधन को है, जो मोटे मोटे अपन उसको 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है आपका पशु आहार प्रबंधन। इसमें वो सब पढ़ेंगे कि पशु को उसकी आवश्यकता अनुसार कितना अपन को उसको दाना देना है, कितना उसको राशन देना है। अगर वो मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, गाय जैसे मिल्क प्रोडक्शन है, तो उसको लिए कितना दाना देना है, कितना उसको बंटा देना है, कब कब देना है, किस स्टेज पे कितना देना है। ठीक है। जो आहार से रिलेटेड जो भी प्रबंधन है वो इसमें पढ़ेंगे अपन। फिर है पशु आवास। तो पशुओं को आवास कैसा होना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, कि पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, कितनी एक पशु से दूसरे पशु के लिए बीच में कितना रिक्त स्थान होना चाहिए, वो सब अपन पशु आवास प्रबंधन में पढ़ेंगे। फिर है पशु प्रजनन प्रबंधन, एनिमल ब्रीडिंग मैनेजमेंट। इसमें ये पढ़ेंगे कि कितना वजन होने पर ही उसको जो पहला जो उसकी एआई करते हैं, पहली एआई वो कितने वजन पे करते हैं, क्यों करते हैं, और वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर है पशु स्वास्थ्य। तो जितने भी रोग वगैरह है उनकी वैक्सीनेशन, वो सब जो चीज़ें हैं उनका रोगों का लक्षण कारक, वो सब इसमें पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में पढ़ेंगे। फिर है आपका लास्ट है सामान्य प्रबंधन। इसमें जो जैसे कि उनको टैगिंग करना, पशुओं का टीकाकरण करना, और उसकी एज कैसे याद करनी है पशु की। ठीक है। और वो सब अपने सामान्य प्रबंधन में आएगा। अब आगे चलते हैं। अब इसमें जो पशु आवास जो प्रबंधन है इसमें, सॉरी, पशु आहार जो प्रबंधन है इसमें, इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है वो अपन को सीखनी है। तो पहला है आहार यानी राशन। राशन किसे बोलेंगे? तो राशन वो चीज हो गई
कि कोई पशु है उसको 24 घंटे में अपन जो भी खाने के लिए दे रहे हैं उसको बोलेंगे आहार, राशन। तो लिख लेते हैं 24 घंटे के अंतराल में जो भी पशु को खाने के लिए दिया जाता है उसे अपन आहार या राशन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है आपकी भोज्य पदार्थ। अब भोज्य पदार्थ क्या होता है? भोज्य पदार्थ, देखो, जो 24 घंटे में अपन ने पशु को जो आहार दिया, अब उसमें क्या क्या सम्मिलित है? उसमें पशु को अपन ने पानी भी पिलाया, उसमें सूखा चारा भी दिया, उसको दाना भी दिया, हरा चारा भी दिया। तो दाना, हरा चारा, पानी जो भी है वो पशु जो खा रहा है उसको क्या बोलेंगे? भोज्य पदार्थ। मतलब जो खाने योग्य पदार्थ है पशु के लिए उसको बोलेंगे भोज्य पदार्थ। या एक डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि जो राशन का जो कोई भी अवयव हो गया, आहार का कोई भी अवयव जो पशु को खाने के लिए देते हैं उसको बोलेंगे अपन भोज्य पदार्थ। तो आहार का कोई भी अवयव जो पशु को खिलाया जाता है उसको बोलेंगे अपन भोज्य पदार्थ। अगली डेफिनेशन पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व वे सभी अवयव जो पशु को उसके जीवन जीने में जरूरी है, उन सभी को पोषक तत्व बोलेंगे। तो पोषक तत्व कौन कौन से होंगे? जैसे आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, और क्या क्या हो गया? खनिज लवण, ठीक है, ये सब अपने। और एक और रह गया प्रोटीन। ये सब पोषक तत्व की कैटेगरी में आते हैं। अब है संतुलित आहार, बैलेंस राशन किसे कहेंगे? अब संतुलित आहार में क्या हो कि देखो, अपन पशु को जैसे सुबह चारा खिला दिया, शाम को उसको दाना दे दिया। अब उसका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। ऐसे नहीं मन में आए जो खिला रहे हैं, जो कुछ भी उसको खिला दिया, वो एक उसको संतुलित आहार नहीं बोलेंगे। मतलब कि उसमें विटामिन भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उन सब का निश्चित अनुपात और पर्याप्त मात्रा में होने, उसको बोलेंगे अपन बैलेंस राशन। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? भोजन या आहार की वह मात्रा जिसमें भोजन के सभी अवयव संतुलित मात्रा
वह एक निश्चित अनुपात में हो। निश्चित अनुपात में हो। उसे बोलेंगे संतुलित आहार। अगली टर्म आती है आपकी जीवन निर्वाह आहार, लाइफ मेंटेनेंस राशन। अब लाइफ मेंटेनेंस राशन क्या होता है कि जैसे अपना गाय है, तो गाय 5-6 मिनिमम 5-6 महीने तक वो दूध देती है। उसके बाद 9 महीने बाद उसको दोबारा से वो ब्याती है। तो 6 से लेके 8 महीने के बीच में जो 2 महीने का जो गैप है, वो उसमें ना तो वो प्रोडक्शन कर रही है ना कुछ और कर रही है। तो उस कंडीशन में अपन जो उसको राशन देंगे उसको बोलेंगे जीवन निर्वाह आहार। मतलब कि उसमें उसका अपन को वजन भी उसको उतना का उतना ही रखना है, पशु का ना घटने देना है ना बढ़ने देना है, और उसका स्वास्थ्य भी अपन को ठीक रखना है। तो उस सब के लिए उसको एक टर्म दी गई है, उसको बोलेंगे जीवन निर्वाह आहार। ऐसे ही जैसे अपना बेल हो गया, तो बेल जैसे मेन जो सीजन होती है उसमें तो निराई गुड़ाई के काम में अपने बेल को ले लिया। उसके बाद 3-4 महीने का जो गैप है, उस टाइम जब इरिगेशन देते हैं, क्रॉप बढ़ रही होती है, उस टाइम बेल का कोई काम में नहीं आता ज़्यादातर खेत में। तो उस टाइम उसको एक राशन देंगे अपन, जिससे उसका वजन भी बना रहे और उसका स्वास्थ्य भी सही हो। उसको बोलेंगे अपन जीवन निर्वाह आहार। तो इसको लिख लेते हैं अपन कि आहार की वह मात्रा जो पशु को स्वस्थ व शरीर भार यानी बॉडी वेट को बनाए रखने के लिए दिया जाने वाला आहार। आहार उसको बोलेंगे अपन जीवन निर्वाह आहार या लाइफ मेंटेनेंस राशन। अगली टर्म है आपकी उत्पादन आहार। अब उत्पादन आहार किसको बोलेंगे? उत्पादन आहार का मतलब ये हो गया कि अपना स्पेशल पर्पज क्या है। जैसे गाय है तो उसके लिए दूध उत्पादन के लिए अपन उसको पालते हैं, और मुर्गी है उसको अंडा उत्पादन के लिए अपन पालते हैं, या मुर्गियों में ब्रोइलर जो होते हैं जिनसे अपन को मांस के लिए पालते हैं। तो वो अपना अलग अलग पर्पज हो गया। तो उस पर्पज के लिए जो अपन उनको आहार देते हैं उसको बोलेंगे प्रोडक्शन राशन यानी उत्पादन आहार। इसको लिख लेते हैं कि पशु के जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त जीवन निर्वाह के आहार के अतिरिक्त किसी अतिरिक्त उत्पादन अतिरिक्त उत्पादन हेतु दिया जाने वाला आहार। उदाहरण होगी जैसे कि दूध उत्पादन,
आहार अंडा उत्पादन के लिए, ठीक है, मांस उत्पादन के लिए, ठीक है, भेड़ में देखे तो ऊन उत्पादन के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें एक टर्म आई है कि पशु के जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त, मतलब जीवन निर्वाह आहार तो अपन दे ही रहे हैं, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, उसका सिर्फ जीवन निर्वाह, उसका सिर्फ बॉडी वेट है या शरीर का जो वजन है या उसका जो स्वास्थ्य है, बस वो मेंटेन हो रहा है बस, ठीक है। उसके अलावा अपन को अगर उत्पादन लेना है कुछ किसी भी पशु से, तो अपन को उत्पादन आहार उसको देना है, वो अपन आगे पढ़ेंगे कितना कैसे देना है, वो सब अपन आगे के ध्यान में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब अगली जो टर्म है, अब देखो मैं बात कर रहा था ना कि पशु आहार को तैयार करना। अब पशु आहार, अब जैसे अपन कोई भी डेयरी बिजनेस जो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक प्रॉपर वे जो होता है कि जैसे पशुओं को एक अच्छे शेड के नीचे रखना, उनको प्रॉपर उसमें रिक्त स्थान देना, उनके सामने जो नाद है, जो ठाण है, ठाण बोलते हैं अपन मारवाड़ी में, वो बनाना, वो सब अगर अपन कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर फीड भी बनाना पड़ेगा उनके लिए। तो वो उसमें कैसे तैयार करेंगे, तो इसमें आ गया पहला अपना, इसमें पहला आ गया कि पहले तो चारे की कुट्टी बनाना। कुट्टी किसकी बनाते हैं, जो जो चारा जो पशु से डायरेक्टली वो खा नहीं सकता, ठीक है, या तो उसमें कोई हार्ड पार्ट होगा या वो थोड़ा लंबाई में ज्यादा होगा, तो कुट्टी किसकी बनाई जाती है, जो जैसे सीरियल्स में देख लिए अपन, तो एक तो हो गया अपना बाजरा, ज्वार या मक्का, इन फसलों की हमेशा कुट्टी बना के खिलाते हैं पशुओं को। क्यों, क्योंकि पशु है जो डायरेक्ट खा नहीं सकता, इसलिए उनकी पहले कुट्टी बनानी पड़ती है, फिर पशु को खिलाया जाता है। फिर है दानों का दलिया बनाना। अब दलिया बनाना क्यों जरूरी है, डायरेक्ट भी तो खिला सकते हैं, तो डायरेक्ट अगर अपन खिलाएंगे पशुओं को तो वो क्या है कि उनका पाचन नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसे ही पशु के गोबर में वापस आ जाएगा, तो जो दाना अपन ने दिया है उसका कोई औचित्य रहेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए उसको हमेशा उसको दलिया बना के उनको पीस के, ज्यादा बारीक भी नहीं पीसते हैं, तो पीस के और वो उनको पशु को खिलाते हैं। तो किसके दाने को किसके पीसते हैं, जैसे अपने हो गया गेहूं, ज्वार, बाजरा, गंवार, जिनका भी दलिया बनता हो, ठीक है, उन सभी का। तो अपने खाद्य जो फसलें हैं, जिनको सीरियल्स बोलते हैं, उनका दलिया बना के पशुओं को खिलाते हैं। फिर है आपकी ये है पेलेट्स बनाकर खिलाना, पेलेट्स यानी कि टिकिया या उनकी गोलियां बनाकर खिलाना। ये अभी रिसेंटली में अपना एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि उनको पेलेट्स बना के खिलाते हैं, जैसे हे वगैरह हो गया। आजकल क्या किया जा रहा है कि जो पशुओं का लिए जो चावल का जो चारा खिलाते हैं अपन, उनकी बंडल्स बना लेते हैं, उनको टाइट कर करके और प्लास्टिक से बांध के उनको रख देते हैं, उनको बेल्स बोलते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो उनकी कुट्टी बना के उनको खिला देंगे। तो यहाँ वही बात हो रही है कि उन्हीं की पेलेट्स बनाकर भी खिला सकते हैं। पेलेट्स में क्या 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 कर सकते हैं अपन, कि एक तो उसमें चारा जो है, चारा तो है, उसमें अपन दाना भी उसको मिक्स करके पेलेट्स बना के अपन को दाना भी उसमें मिक्स करके दे सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा कि एक तो पेलेट्स जो बना के देते हैं वो पशु ज़्यादा चाव से खाता है, चाव से खाएगा तो उसका अच्छा पेट भरेगा, अच्छा पेट भरेगा तो उसका अच्छा वो उत्पादन देगा, ठीक है। तो इसमें एक फोटो भी है, ये रहा, ऐसे होते हैं पेलेट्स, जिसको अपन लोकल भाषा में चूरी भी बोलते हैं। ये ऐसे, ये भाई एक मशीन आती है, वो कंप्रेस्ड करके इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बना के और फिर साइड में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब है आहार को पकाना। अब पकाना क्यों जरूरी है, भाई दलिया बनाकर भी तो दे सकते हैं ना, लेकिन जैसे एक फसल है आपकी सोयाबीन,
तो सोयाबीन में क्या है, उसकी अपन जो दलिया बना के नहीं दे सकते या उसको पीस के नहीं खिला सकते, क्योंकि अगर उसको पीसेंगे तो उसमें एक विषैला पदार्थ होता है, वो क्या नाम है, वो जब दाना टूटता है तो वो विषैला बन जाता है। इसलिए कुछ जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन को हमेशा अपन पका के खिलाते हैं, या कोई भी दलिया है, दलिया को भी पका के खिलाते हैं। या आपने सुना होगा कॉटन, जो कपास की जो फसल है जिसको बिनोए बोलते हैं, उसमें एक हानिकारक जो है वो तत्व होता है जिसको गोसीपोल बोलते हैं। गोसीपोल, बिनोले की खल में क्या होता है, गोसीपोल। उसकी विषाक्तता तो कम करने के लिए अपन या तो इसको पानी में भिगो के खिलाते हैं, या इसको आयरन सल्फेट में FeSO4 इसमें इसको खिलाने से पहले भिगो के फिर पशु को देते हैं अपन। इसलिए आहार को पकाना भी जरूरी है। अब है आहार खिलाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। क्या क्या बातें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है पशु को जब अपन चारा खिलाते हैं या हरा चारा खिलाते हैं या दाना खिलाते हैं। एक तो पशु को हमेशा है ना, पहला पॉइंट देखो यहाँ से लिखते हैं, हमेशा उसको पशु को 10 घंटे के अंतराल पे खिलाते हैं, अंतराल पे खिलाते हैं, और दिन में केवल 2 बार खिलाते हैं। इससे क्या होगा, टाइमली खिलाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि पशु का है वो पाचन तंत्र सही रहेगा, और जो आहार जो दे रहे हैं अपन उसका अच्छे से पाचन होगा। जैसे मान लो पशु को सुबह आपने 10 बजे उसको चारा खिलाया, तो शाम को उसको सॉरी शाम को तो क्या, उसको जैसे मान लो पशु को 10 बजे तो नहीं खिलाते अमूमन, 6 या 7 बजे के बीच उसको चारा खिलाया है, तो शाम को 6-7 बजे के बीच उसको नेक्स्ट टाइम उसको देना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जो हरा चारा जो है, हरा चारा हमेशा पशुओं को हमेशा खिलाना चाहिए। क्यों खिलाना चाहिए, क्योंकि हरे चारे में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, सूखे चारे में तो न के बराबर होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, वो तो बस सिर्फ पशुओं को पेट भरने के लिए खिलाते हैं। अगर अपन को अच्छा प्रोडक्शन वगैरह लेना है तो हरा चारा तो ज़रूर खिलाना है। तो दूसरी बात क्या होगी, एक तो वर्ष भर पशुओं को हरा चारा खिलाना है। ठीक है, तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जो अपन पशु को आहार दे रहे हैं उसमें बदलाव है ना, वो एकदम से नहीं करना है। बदलाव एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे ये जो बदलाव है धीरे धीरे करना है। ठीक है, अगली बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो हमेशा है ना, हमेशा उसको चारा हमेशा ज्यादा और दाना हमेशा उसको कम खिलाना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि अगर देखो दाने के अपेक्षा चारा जो है हमेशा सस्ता रहता है, और चारा क्या काम करता है, हमेशा पशुओं का जो पेट भरने का काम है वो चारे से होता है। तो और दाना जो है, दाना क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो प्रोवाइड कराता है। उसकी जो एक्स्ट्रा जो डिमांड है, जैसे प्रोटीन की डिमांड हो गई, फैट की डिमांड, वसा की डिमांड हो गई, खनिज लवणों की, वो आपका दाना प्रोवाइड करवाता है। तो दाना हमेशा उसको कम चाहिए होता है, और चारा पशु का हमेशा पेट भरा हुआ रहता है, तो चारा हमेशा पेट भरने के लिए देते हैं। तो ये रेशियो होना चाहिए। अगर दाना अपन ने ज़्यादा खिलाए तो अपनी जो कॉस्ट है, अपनी जो लागत है वो ज़्यादा हो जाएगी, और अपना जो पशु का जो बिजनेस है वो हमेशा घाटे का सौदा ही बना रहेगा। ठीक है, और क्या ध्यान में रखना है, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि खाली पेट है ना, पशु को
खाली पेट दलहनी फसलों का जो चारा है, दलहनी फसलों का चारा इसको नहीं खिलाना है, नहीं खिलाना है, खिलाना चाहिए। फिर भाई इससे क्या होगा, दलहनी जिनको लेगिम्स भी बोलते हैं। क्यों खाली पेट खिलाएंगे तो जो आफरे की जो समस्या है, गैस बनने की समस्या, उसका वो उसकी समस्या ज्यादा रहेगी पशुओं में। अगर उसको खाली पेट अपन डायरेक्ट दलहनी फसलों का चारा खिला रहे तो गैस की समस्या के चांस है वो ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उनको खाली पेट चारा नहीं खिलाए। तो ये सब चीजें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है पशुओं को आहार या उनको राशन खिलाते टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभिन्न पशुओं का आहार निर्धारण कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया है, उनको कितना दाना देते हैं, कितना हरा चारा देते हैं, कितना सूखा चारा देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें पहला आ गया आपका शुष्क पदार्थ की मात्रा यानी ड्राई मैटर। अब ड्राई मैटर देने का क्या क्राइटेरिया है, और हमेशा देखो ये जितने भी अपन पढ़ेंगे ना विभिन्न पशुओं का आहार निदान, तो गाय का अलग पढ़ेंगे, भैंस का अलग पढ़ेंगे, मुर्गियों के लिए जो अपन पोल्ट्री प्रोडक्शन की अलग से यूनिट रहेगी उसमें अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, और भेड़ बकरियों के लिए उनके लिए अलग से पढ़ेंगे, सबका अलग अलग होता है। तो वो किस बेसिस पे निर्धारण होता है, तो पहले गाय की बात करते हैं अपन। गाय या उसके बछड़े या जो बुल हिंदी में जिसको सांड बोलते हैं, या बुलोक इसको अपन खेत में इस्तेमाल करते हैं, इनको कितना देते हैं, इनको 100 किलो वजन पर, शरीर के वजन पर 100 किलो वजन पर 2 केजी ड्राई मैटर यानी सूखा चारा देते हैं। ठीक है, 2 किलो अपन उसको सूखा चारा देते हैं। सॉरी 2 नहीं, ये अपना है 2.5 किलो, 2.5 किलो ड्राई मैटर देंगे 100 किलो उनका वजन होने पर। अब भैंस की बात करें, भैंस भैंस का 100 किलो वजन पे कितने देंगे उसको, 100 किलो वजन पे अपन उसको कितना देंगे, 3 किलो, 3 किलो सूखा चारा या शुष्क पदार्थ, शुष्क पदार्थ अपन देंगे। ठीक है, ये तो हो गया अपना ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ कितना देंगे। अब अगला है आपका दाना, ये लिखा होगा आपने, दाना कितना देंगे, कंसंट्रेट जिसको बोलते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है दाना देने का। तो गाय भैंस को कितना दाना देंगे, 2 से 2.5 किलो उसको दाना देंगे अपन, 2 से 2.5 किलो दाना उसको देंगे। ये कितने देंगे, ये पर डे के हिसाब से, पर
पर डे के हिसाब से उसको 2 से 2.5 किलो दाना देंगे। अगर इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि दलहनी फसलों से फसलों का अगर उसको हरा चारा खिला रहे हैं तो उसको जो दाना जो है वो देने की जरूरत नहीं है, वो दलहनी फसलों के चारे से ही उसकी पूर्ति हो जाएगी, तो उसको दाना देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब उसका जीवन निर्वाह जो दाना है वो अपन को देने की जरूरत नहीं है, उसी से दलहनी फसलों के हरे चारे से उसका काम चल जाएगा। ये जीवन निर्वाह है दाना, जीवन निर्वाह है दाने देने का क्या क्राइटेरिया है? हाँ, ये जो मैंने बता दिया कि दलहनी फसलों से अगर उसका हरा चारा खिला रहे हैं तो जीवन निर्वाह दाना देने की अपन को कोई आवश्यकता नहीं है। अगला टॉपिक ये एक टेबल है, इसमें इसमें ये मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि एक जनरल आइडिया हो जाए कि किस टाइप का क्या नाम उसको सूखा चारा है, कौन सी फसल का सूखा चारा, उसमें कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ रहता है, और जो बरसीम और रिजगा जिनका हरा चारा अपन खिलाते हैं उनमें कितना परसेंट शुष्क पदार्थ रहता है। तो मोस्टली जो अपन जो चारा खिलाते हैं जैसे कड़बी का, जैसे गेहूं का और अपने चावल का, उसमें 90% तक शुष्क पदार्थ रहता है। जो बच गया वो 10% वो रहता है नमी की मात्रा, नमी परसेंटेज या मॉइस्चर जिसको बोलते हैं। ऐसे ही बरसीम जो लेग्यूम है, जैसे बरसीम हो गया आपका, रिजका हो गया, मटर, ग्वार, लोबिया, इसमें कितना रहेगा 20 से 25 की रेंज में। अनाज हो गया, अनाज वही अपने गेहूं का पुआल, बाजरे का पुआल, उन सब में चूनी छिलका, उस सब में 85 से 90% तक आपका ड्राई मैटर रहता है। लगता है हैक हो गई। अब है अपना उत्पादन दाना, प्रोडक्शन के लिए, जैसे मिल्क प्रोडक्शन हो गया, उसके लिए अपन को कितना दाना देना है। तो ये देखते हैं अपन। पहला है मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन के लिए कितना दाना देना है। गाय और भैंस के लिए अलग अलग है। जैसे अपनी जो गाय है, गाय के लिए गाय के लिए 3 लीटर अगर वो दूध दे रही है गाय, तो उसको कितना देंगे, सॉरी गाय के लिए 3 लीटर दूध देने पर उसको 1 केजी दाना अपन देंगे या उसको खिलाएंगे। और यही चीज भैंस के लिए अगर वो भैंस के लिए अगर वो 2.5 लीटर दूध दे रही है तो उसको देंगे वही 1 किलो दाना उसको अपन खिलाएंगे 2.5 लीटर पे। अब भाई भैंस के लिए 2.5 लीटर पे क्यों? क्योंकि भैंस का जो दूध है उसमें फैट परसेंटेज हमेशा गाय की तुलना में ज्यादा होता है, और इसीलिए अपन उसको
2.5 लीटर दूध पे 1 किलो दाना उसको अपन देते हैं। अब दूसरा आपका ये दूध उत्पादन के लिए हो गया आपका। अब है कार्य करने वाले बैलों के लिए। अब देखो इसमें आपकी दो जगह अलग अलग दिया हुआ है। एक तो जो है रेंज में दिया हुआ है कि हल्का कार्य, मध्यम कार्य और भारी कार्य। एक आपका डायरेक्ट दिया हुआ है कि हल्का कार्य के लिए कितना है और भारी कार्य के लिए कितना है। आपके अगर एग्जाम में रेंज में पूछे तो रेंज वाला आपको बताना है कि इतने से इतना, कि भारी के लिए, हल्के के लिए इतना से इतना, इसके लिए इतना से इतना। और डायरेक्ट पूछ रहा है तो डायरेक्ट जो मैं जो बता रहा हूँ वो लिखना है। डायरेक्ट के लिए तो दो ही है, एक तो हल्का कार्य और दूसरा आपका भारी कार्य। हल्का जो कार्य है उसके लिए अपन देंगे उसको 1.5 किलो दाना और भारी के लिए उसको 2 किलो दाना। और वही जो मैं बता रहा था कि आपको अगर रेंज में पूछे तो इसकी 3 कैटेगरी है। पहली है हल्का, इसके लिए 1 से 1.5 किलो पर डे। मध्यम, इसके लिए देना है उसको 2 से 2.5 किलो पर डे। और उसको अगर भारी कार्य करवा रहे हैं अपन उससे तो 3 से 4 केजी दाना उसको पर डे अपन उसको खिलाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका प्रजनन करने वाले नर के लिए। जो अपना नर है जिससे अपन ब्रीडिंग पर्पज के लिए काम में ले रहे हैं उसको कितना दाना देना चाहिए। उसको अपना अगर प्रजनन में काम में ले रहे हैं तो उसको देना है 2 किलो दाना पर डे। और अगर फीमेल है जो कि 5 महीने की या 5 से अधिक महीने की, उसका गर्भधारण हो चुका है, गर्भधारण मादा या गाय, इसको कितना देना है। इसको अपना देना है 1 से 1.5 किलो दाना को देना है पर डे के हिसाब से। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना। फिर है अगला चलते हैं अपन। अब है चारे की मात्रा, जिसको रफेज अपन बोलते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने ये जो इंग्लिश वाले जो इसलिए डाले हैं टर्म कि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्टली हिंदी के बजाय इंग्लिश वाला जो शब्द है उसी को ट्रांसलेट करके जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। हिंदी में भी रफेज लिखेंगे उसको रफेज, और इंग्लिश में ये वाला आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे, इसलिए आपको मेन हेडिंग की जो इंग्लिश जो टर्म है वो आपको ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है, देखो रफेज है ना, दो टाइप का होता है अपना, एक तो हरा चारा, एक सूखा चारा। तो अभी मैंने जो पीछे एक टेबल आई थी उसमें बताया था कि सूखा चारा कौन कौन सी फसलों का सूखा चारा होता है और उसमें शुष्क पदार्थ कितना % होता है। और हरा चारा जो लेग्यूम्स का अपन ज्यादातर हरा चारा लेग्यूम्स का खिलाते हैं उनमें ड्राई % कितना रहता है, मॉइस्चर कितनी रहती है। तो वो टेबल यहाँ पे काम में आएगी, आप उसको जनरल आइडिया के लिए एक बार देख लेना। तो सूखा चारा जिसमें आपका 90% तक शुष्क पदार्थ रहता है। शुष्क पदार्थ होता है। एक दूसरा आपका हरा चारा जिसमें 20 से 25% शुष्क पदार्थ होता है। दो टाइप का आपका रफेज हो गया, चारा हो गया। अगर अपन उसको सूखा चारा
सूखा चारा दे रहे हैं, किसका, जो अपने कड़वी हो गया, गेहूं का हो गया, गेहूं का भूसा हो गया, और अपने चावल का भूसा हो गया, तो वो किस रेशो में देंगे, 1:3 में। यानी कि 1 रेशो तो आपका सूखा चारा हो गया और 3 रेशो हो गया आपका हरा चारा। फिर दूसरा है, अगर अपन उसको लेग्यूम से या दलहनी फसलों से दे रहे हैं, तो ये रेशो आपका अपना हो जाएगा 1/4 या 5। ठीक है बच्चों। अब है खनिज लवण, मिनरल मैटर, ये आपने निकाल लिया होगा, तो आप कर देता हूँ। मिनरल मैटर, खनिज लवण क्या होते हैं। अब देखो क्या होता है कि पशु को जो अपन हरा चारा खिला रहे हैं या सूखा चारा खिला रहे हैं या जो भी उसको कंसंट्रेट दाना खिला रहे हैं, वो खिलाने से ही उनकी पशुओं की जो डिमांड है ना, वो हमेशा पूरी नहीं होती। अपन को हमेशा उनके अलावा भी एक्स्ट्रा जो खनिज लवण है वो देने पड़ते हैं। इसलिए खनिज लवण का देना उनको बहुत जरूरी है। कितने देते हैं, देखो मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से खनिज लवण है वो मिलते हैं, तो वो अलग अलग नाम है, वो बुक में लिखे हुए हैं, उनका कोई ना तो ट्यूशन पूछता है ना कुछ और, वो कंपनियों के नाम है, उनके अलग अलग मिक्सर आते हैं। तो मिनरल मिक्सर कितना देते हैं, 20 से 25 ग्राम पर डे प्रति पशु। अगर मिनरल मिक्सर उपलब्ध नहीं है तो अपने घर पे जो कॉमन साल्ट जो होता है, जो अपन खाने में मिक्स करते हैं, वो भी दे सकते हैं। वो 30 ग्राम पर डे प्रति पशु। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है गर्भवती गाय। ये वही पैसा भी चार लगाओ। चालू किया क्लास तो, क्लास तो बाहर चालू कट जाएगा, ये तो क्लोज हो जाएगा इतना टाइम। चालू करो, एक बार सुन, इसको सेव कर दे यार। तो 43 मिनट की, मेरी बात सुनो, सेव करें या फिर इसी में इसी को करो कर देंगे, आप लेते रहो कंटिन्यू चालू। हाँ।
अब है गर्भवती गाय के लिए आहार के लिए अपनी क्या प्लानिंग रहेगी। अगर वो 5 महीने की गर्भधारण उसका हो चुका है तो उसको 1 किलो दाना अपन एक्स्ट्रा, उसको 1 किलो दाना अपन एक्स्ट्रा उसको देंगे। सेम ऐसे ही अगर वो 7वें महीने पे पहुंच जाती है तो उसको 1.5 किलो दाना देंगे, 1 से बढ़ा के उसको 1.5 कर देंगे। वही अगर ये 8वें महीने पे पहुंच जाती है तो उसको 1.5 से बढ़ा के 2 किलो पर डे उसको राशन अपन देते हैं। और अंतिम जो महीने हैं, अंतिम जो दिन है या अंतिम जो सप्ताह है, उसमें यही दाने की मात्रा 2 से बढ़ा के अपन उसको 2 से नहीं, उसको 2.5 से 3 किलो दाना उसको अपन देंगे। ये हो गया अपना गर्भवती गाय के लिए आहार का निर्धारण वो कैसे रहेगा। अब है कि दुधारू गाय के लिए आहार, राशन फॉर मिल्किंग काउ, उसके लिए अपना जो कैसा रहेगा स्ट्रेटजी। तो पहली बात तो ये कि जो दुधारू जो गाय है उसके लिए एक तो हरा चारा तो मस्ट है, उसको हरा चारा तो देना ही, हरा चारा उसको खिलाना ही। कितना देना है? 15 से 20 किलो हरा चारा उसको डेली उसको खिलाना है। हरा चारा तो उसको डेली 20 से 15 किलो उसको तो खिलाना ही है। और अगर वो गाय जो है वो आपकी 15 किलो, कम से कम 15 किलो अगर वो दूध दे रही है तो हरे चारे के रूप में, सॉरी, उसको सूखे चारा जो है वो 2/3 दलहनी का, दलहनी फसलों का हरा चारा, हरा चारा उसको खिलाते हैं। या फिर अगर अपने पास दलहनी फसलों का जो चारा है अपने पास, जैसे कि रिजका हो गया, बरसी मुचका हो गया, तो वो चारा अपन को 1/3 रेशियो में दलहनी फसलों का चारा अपन को उसको खिलाना है। ठीक है। अब ये 2/3 1/3 इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो टोटल जो अपना जो राशन है, जैसे मान लो 100 किलो, मान लो 100 किलो अपन को पशु को टोटल है वो उसको जो आहार है वो अपन को देना है। अमूमन 100 किलो देते नहीं, लेकिन इसको 100 मान के इतनी समझ में आएगा कि 100 किलो अपन उसको फीडिंग देना है, उसमें दाना, हरा चारा, सूखा चारा सब मिक्स हो गया। तो 100 में से एक पार्ट है जो है, सॉरी 100 में से 2 पार्ट जो है, 2/3 पोर्शन, 100 में से 2/3 कितना हो गया अपना? लगभग 66%। ये वाला हिस्सा अपन को दलहनी का देना है। जो रिमेनिंग जो बच गया 1/3 पोर्शन वो अपन को दलहनी का देना है। ये 2/3 1/3 इसका ये मतलब होता है। ठीक है, ये दुधारू गाय के लिए अपना आहार का निर्धारण हो गया। अब है दुधारू गाय के आहार निर्धारण में ध्यान योग्य रखने बातें, क्या क्या ध्यान रखने चाहिए। एक तो हरा चारा है उसको हमेशा पूरे साल भर खिलाना है। हरा चारा
वर्ष भर खिलाना है उसको। ठीक है। दूसरा आपका जो दलिया जो बना के उसको अपन खिला रहे हैं, उसको हमेशा अलग अलग ही उसको पीसना चाहिए। पीसना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे अपन ने बाजरे का दलिया है, बाजरे का दाना है, गेहूं का जो दाना है, वो मिक्स करके अपन पीस लिया तो क्या होगा, गेहूं का दाना वो मोटा होता है, वो बाजरे का थोड़ा छोटा होता है। इससे गेहूं वाला तो पीस जाएगा, लेकिन बाजरे वाला है वो ऐसे के ऐसे रह जाएगा, पीस नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा उनको अलग अलग मिक्स करके नहीं पीसने की बजाय उनको अलग अलग करके पीस के फिर उनको बाहर से उनको मिक्स करके अपन पशुओं को, जो दुधारू जो गाय है उसको अपन खिलाएंगे। अगली बात कौन सी ध्यान में रखनी है, देखो, एक जो जितना भी अपना पशु का जो भी खर्चा आता है एक पशु पे, या अपने पशु का पूरा जो बिजनेस है उस पे, सबसे ज्यादा हमेशा फीडिंग पे ही आता है, उनके आहार पे ही सबसे ज्यादा खर्चा आता है। और वो कितना आता है, अपना 60 से 70% जो खर्चा है वो आहार पे ही हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। 60 से 70% जो खर्चा है, टोटल खर्चा, उसमें से 60 से 70% खर्चा पशु आहार पे ही खर्च हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, इसके लिए क्या करते हैं कि जो सूखा चारा है वो हमेशा सस्ता ही मिल जाता है अपन को। जो मेन जो अपना खर्चा होता है वो होता है दाने पे या कंसंट्रेट मिक्सर पे। तो उसके लिए, उसको कम करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि एक तो बाजार में आती है चापाट, ठीक है, और जब अपन दाल बनाते हैं, दाल बनाने के बाद जो जो उसका जो अपशिष्ट जो कचरा बचता है उसको बोलते हैं अपन चूरी। तो दालों की चूरी, ये सब अपन उसको खिला सकते हैं, ताकि अपना जो कंसंट्रेट मिक्सर पे दाना पे जो खर्च हो रहा है वो अपना कम हो। आगे देखते हैं अपन और क्या क्या ध्यान में रखना है अपन को। और ध्यान में रखना है कि देखो, अगर कोई गाय है वो 15 किलो से, सॉरी किलो तो क्या आएगा उसमें, लीटर आएगा, 15 लीटर से ज्यादा अगर वो दूध दे रही, 15 या 15 से ज्यादा, तो उसके आहार में 14 से 15% प्रोटीन तो होनी ही चाहिए। प्रोटीन तो उसको देनी ही है, तब जाके वो जो 15 लीटर का जो दूध दे रही है वो उसका मेंटेन रह पाएगा अगले ब्याज में या उससे अगले ब्याज में भी। इसलिए उसको 14 से 15% प्रोटीन है वो उसको देनी ही है उसके राशन में। ठीक है, ये बेल का आहार जो मैंने आपको इसलिए डाला है कि वो जो 3 कैटेगरी बताई थी ना रेंज वाली, वो उसके लिए वो इसमें आ जाएगा कि हल्का कार्य कर रहा है तो कितना देना है, मध्यम कार्य कर रहा है तो कितना देना है, और भारी कार्य कर रहा है तो उसको कितना देना है। अब अगला, ये जो टॉपिक है फॉर कन्वर्जेशन वाला चारा संरक्षण का, ये अपन अगली क्लास में लेंगे। ठीक है साथियों, तब तक धन्यवाद। कोई अगर रिव्यू आपका है कोई इम्प्रूवमेंट संबंधित तो आप जरूर बताइए। वेलकम।